हाय एवरीवन, नमस्कार। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा उसका शीर्षक है हैंड राइटिंग, यानी कि हस्तलेख, यानी कि टिप्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, यानी कि हस्तलेख कैसे सुधारें। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा होता है, और आदमी जब सुधार करने में आ जाता है तो उसकी कभी देरी नहीं होती। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है, आपने सुना भी होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, होता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है अच्छे बच्चों से, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, कि सर मेहनत तो हमने बहुत सारी की, खूब हाथ तोड़ मेहनत की, पेपर भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने मार्क्स हमें मिले नहीं, उतनी परसेंटेज हमारी आई नहीं। हो सकता है सर या मैडम ने नंबर काट लिए हों। नहीं सर या मैडम नंबर काटने के लिए नहीं है, वो आपको मोटिवेट करने के लिए है। आपने जो लिखा है उसका मूल्यांकन करने के लिए है। लेकिन आपने जो लिखा वो समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या मूल्यांकन होगा उसका। बात समझ रहे ना आप? तो हैंडराइटिंग जो होती है उसका इम्प्रेशन कक्षा में विषय अध्यापक हो जो आपकी एक नोटबुक चेक करते हैं, या परीक्षा में जो एग्जामिनर होते हैं, परीक्षक होते हैं, वो, तो उन पर आपकी हैंडराइटिंग का असर पड़ता है, साइकोलॉजिकल असर पड़ता है, 100% असर पड़ता है। और ये समस्या जो है ये क्लास के टॉपर बच्चे के साथ भी है और साथ ही साथ सामान्य बच्चों के साथ भी है जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है। ये सभी के साथ होती है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भाई आपकी हैंडराइटिंग को आप यूँ समझे कि जैसे जैसे किसी जैसे आपके कपड़े, आपका ड्रेस सेंस, आपके कपड़े ये बताते हैं, आपकी पोशाक ये बताती है कि आपका सामाजिक स्तर क्या है, आपका आर्थिक स्तर क्या है, आपका बौद्धिक स्तर क्या है। उसी प्रकार से आपकी हैंडराइटिंग जो है वो ये बताती है कि आपका बौद्धिक स्तर क्या है, आप किस स्तर के विद्यार्थी हैं, आपकी समझ, आपकी सोच की गहराई कितनी है, आप जो डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, और जिस शब्दों के साथ डिलीवर कर रहे हो और जिस आकार आप प्रकृति के अनुसार उन शब्दों को लिख रहे हो और जैसे लिख रहे हो, वो हैंडराइटिंग का असर जो है साइकोलॉजिकली परीक्षक पर पड़ता है और 100% पड़ता है। तो यहाँ मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से ये जो बहुत महत्वपूर्ण बात है हैंडराइटिंग, कैसे आप अपनी हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं, वो कौन कौन से बिंदु हैं, वो कौन कौन से टिप्स हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जिनके द्वारा आप अपनी हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। आइए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है अच्छी हैंडराइटिंग के लिए वो है सीटिंग पोजीशन। तो आप सबसे पहले तो अपनी सीटिंग पोजीशन पर ध्यान दें, क्या ये सही है, आपका पोस्चर ठीक है, शोल्डर, कंधे आपके अकड़े हुए तो नहीं है, लिखते समय बॉडी, विशेषकर कंधे आपके रिलैक्स्ड होने चाहिए। और हाँ, बैठने में भी आप बहुत ज़्यादा झुककर या बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि टेंशन में कोई भी काम ठीक नहीं होता, ये आप जानते हैं। तो पहली बात हुई कि आपकी सीटिंग पोजीशन क्या है, वो रिलैक्स्ड होनी चाहिए, राइट। तो पहली पोजीशन सिटिंग पोजीशन, ठीक है। आप कैसा लिखेंगे ये आपकी सिटिंग पोजीशन पर निर्भर करेगा। अब आता है दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है आपकी पेपर पोजीशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेपर पोजीशन। हैंडराइटिंग या हस्तलेख को इम्प्रूव करने में आपकी पेपर पोजीशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यू कांट राइट इम्प्रेसिव एंड ब्यूटीफुल विदाउट गुड पेपर पोजीशन, सो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या करेंगे आप?
अगर आप राइट हैंड, तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने बताया कि आपको पेपर पोजीशन, तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि तो करेंगे क्या आप, अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आप जिस पेपर या कॉपी पर लिख रहे हैं उस पेज या कॉपी का राइट कॉर्नर, ठीक है, जैसे ये एक पेपर है तो पेपर का जो राइट कॉर्नर है, ये राइट कॉर्नर, इसको थोड़ा सा आप ऊपर करेंगे, थोड़ा सा ऊपर की ओर झुकाएंगे और इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा लेफ्ट साइड में थोड़ा सा नीचे की ओर टिल्ट कर देंगे, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि इसकी पोजीशन थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी, कुछ ही यूँ, ठीक है। जब यूँ हो जाएगी थोड़ा सा, तो लिखने में आप एक अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे, तो पेपर की पोजीशन अच्छी हो जाएगी, फिर आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे, ठीक है। तो यही हाल लेफ्ट हैंड वालों के साथ होगा। तो राइट हैंड वाले क्या करेंगे कि पेपर का जो राइट कॉर्नर है उस राइट कॉर्नर को थोड़ा सा ऊपर की ओर झुकाएंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे, मतलब ऊपर करेंगे, और फिर जो उसका लेफ्ट कॉर्नर है उसको थोड़ा सा नीचे टिल्ट कर देंगे। फिर लिखिए, एक अच्छी पोजीशन में आप आ जाएंगे, पेपर को अच्छी पोजीशन में कर लेंगे आप, तो आपका लेखन में सुधार होगा, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया होती है, एक तरीका होता है। फिर आप कुछ भी लिखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हिंदी प्रमाणिक, तो मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। वही स्थिति जो है आप अगर लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए दूसरी, जब आपको दिखाई दे रहा है कि जो लेफ्ट हैंड के लिखने वाले बच्चे हैं तो वो अपना जो राइट कॉर्नर है पेपर का या कॉपी का, राइट कॉर्नर को थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे और अपने लेफ्ट कॉर्नर को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, थोड़ा सा नीचे झुका देंगे। ये इस प्रकार से, जैसे पेपर को थोड़ा सा यूँ मोड़ लिया जाए तो ये टिल्ट हो जाएगा, तो फिर जो लिखेंगे वो आप आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। चूँकि मैं लेफ्ट हैंड से नहीं लिखता हूँ इसलिए राइट हैंड से लिखता हूँ, तो इसलिए मैं लिखने थोड़ी सी दिक्कत होगी। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के लिए ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन लिखने की कोशिश करूँ तो लिख सकते हैं हम, ठीक है। जैसे राजकुमार, जैसे ये राजा। तो पेपर की जो पोजीशनिंग है वो पेपर की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी होगी, आप कैसा लिखेंगे, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। तो सेकंड पोजीशन हुई आपकी पेपर पोजीशन, ठीक है। ये सब शुरुआती चीज़ें हैं, लिखने से पहले की चीज़ें हैं। और जब तीसरा पॉइंट जो है अच्छी हैंडराइटिंग का, वो ये होगा कि आपकी ग्रिप क्या है। ग्रिप, ग्रिप यानी पकड़, यानी कि पकड़, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ पकड़, किसकी पकड़ है, किसकी पकड़, पेन की पकड़। ये जो पेन रखा है, आप दिखाई दे रहा पेन, तो पेन को बहुत लोग अलग अलग तरीके से पकड़ते हैं, उनको पकड़ने का तरीका अलग अलग होता है। कोई ऐसे पकड़ता है, कोई ऐसे पकड़ता है, कोई यूँ पकड़ता है, कोई यूँ पकड़ता है, ठीक। कई कई तो मतलब इस तरह से भी लिख लेते हैं जैसे जलेबी बना रहे हो, ठीक है। तो उसकी ग्रिप क्या है, पेपर की पेन की ग्रिप। तीसरा पॉइंट होगा हमारा ग्रिप क्या है, यानी पेन या पेंसिल की पकड़। आपने देखा होगा कि कई बच्चे पेन या पेंसिल को कॉपी पर अनोखे ढंग से ग्रिप करते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि वह शब्दों और अक्षरों की बनावट लिखते समय मार खा जाते हैं और अपनी हैंडराइटिंग बिगाड़ लेते हैं। हाँ, मैं इसके बारे में बताऊँ, इसके लिए कोई बेसिक या स्पेशल नियम या रूल नहीं है, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप पेन या पेंसिल को ना ज़्यादा टाइट पकड़ें और ना ही ज़्यादा लूज़, और साथ ही पेन को या पेंसिल को उसके निब के पास, अर्थात प्रॉपर डिस्टेंस से ही पकड़े, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। बहुत ज़्यादा दूर से नहीं पकड़ेंगे, बहुत ज़्यादा नज़दीक भी बिल्कुल इस तरह से भी नहीं कर देंगे, पता ही नहीं चल रहा क्या लिख रहे हैं। तो निब को ऐसे पकड़ें, पेन को इतनी डिस्टेंस से पकड़ें कि आप जो है जो लिख रहे हैं, आपके पेन की जो निब है, ठीक है, ये निब आपको दिखाई देनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं 0.4 लिखूँगा तो मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अगर आप बहुत टाइट पकड़ेंगे या ढंग से नहीं, लूज़ पकड़ेंगे, तो आपकी उंगलियों पर इसका असर पड़ेगा और आप अच्छी हैंडराइटिंग नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हुआ आपका ग्रिप, पेन की ग्रिप कैसी होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, ठीक है। इससे पहले ये जो पॉइंट 1 है, सिटिंग पोजीशन,
पेपर पोजीशन और उसके बाद ग्रिप, ये थी लिखने से पहले की गलतियाँ जो बच्चों को पता ही नहीं होता और वो गलती कर जाते हैं। उसके बाद मतलब उनकी हैंडराइटिंग सही होना मतलब ही नहीं सही हो जाए। ठीक है, तो ये लिखने से पूर्व की। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट के ऊपर। तो मेन पॉइंट ये है नंबर 4 कि अक्षर या शब्द कैसे लिखें। अक्षर या शब्द कैसे लिखें, कैसे लिखें। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। अब यहीं से शुरू होती है आपकी हैंडराइटिंग। उससे पहले आपकी जो पोजीशनिंग है, आपके पेन पकड़ने का तरीका है, आपको पेपर कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें थी। अब आती है मेन पॉइंट कि मतलब अक्षर या शब्द को हम कैसे लिखना है। तो अक्षरों को पूरा लिखें, ठीक है, समान आकार में लिखें, मतलब बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसको यूँ समझो, ठीक है, इसको यूँ समझो कि अगर गोल आकृति वाले अक्षर हैं तो उसको गोलाकार लिखो, ठीक है। अगर गोल आकृति के शब्द हैं तो उसको गोलाकार लिखो, और यदि सीधी रेखा वाले अक्षर हैं या शब्द हैं तो उसको सीधा लिखो। मैं आपको समझाता हूँ, आप कुछ इसको यूँ समझिए कि अगर जैसे गोल आकृति वाले अक्षर हैं तो जैसे ट वर्ग है, ठीक है, ट वर्ग, ट वर्ग में होता ना कि ट, ठ, ड, ढ, या फिर और जो दूसरे मतलब सीधी आकृति में भी गोल होते हैं, वाह, ठीक है, वाह से ही बनता है का, ठीक है, ये का हुआ, ठीक है, या फिर स्वर होता है उ, ठीक है। तो ये जो गोलाकार वाले शब्द हैं, गोल आकृति वाले शब्द जो हैं, ठीक है, ये यहाँ से गोल हो रहे हैं, इनको गोलाकार तरीके से लिखिए। और जो सीधी रेखा वाले अक्षर या शब्द हैं उनको सीधा लिखिए। जैसे मैं कुछ शब्द लिखता हूँ आपको, ठीक है, जैसे माला, माला, ठीक है, या कमला, ठीक है, या फिर कुछ और लिख देते हैं जैसे बाला है, बाला, ठीक है। मतलब इस तरह के हम शब्द लिख सकते हैं। ये सीधी आकृति वाले शब्द हैं, ठीक है, इनकी जो आकृति है, इनकी जो बनावट है वो सीधी है। ये हमेशा इस प्रकार के होते हैं, ये सीधी रेखा वाले शब्द होते हैं, ठीक है। अक्षर भी इसी प्रकार के होंगे, ठीक है। जैसे पतंग हो गया तो प, ठीक है, त, पतंग, ये ग, ये सीधी रेखा पतंग। और यहाँ पे नोट करने वाली एक बात और भी है जो मात्रा की गलतियाँ करते हैं। अनुस्वार लगा रहे हैं तो या मात्रा लगा रहे हैं तो वो मात्रा जो है जिस जहाँ से उच्चारित हो रही वहीं पे लगाइए। बहुत सारे बच्चे मात्रा गलत करते हैं, ठीक है। जैसे मैं पत्र देख रहा था तो बहुत सारे बच्चों ने पत्र में क्या किया, स्पर्श लिखना है तो स्पर्श लिखेंगे तो यहाँ से स्पर्श लिखेंगे, आप मात्रा यहाँ लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाते, ठीक है। तो ये गलत होता है। बहुत सारे बच्चे मात्रा को लिखते समय इससे जैसे किताब लिख रहे हैं, किताबें लिख दिए, तो ये नहीं लिखना है, ठीक है। मात्रा जो है यहाँ से शुरू हुई है तो यहीं से लिखना है, यहाँ से है तो यहीं से लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना, ठीक है। अब एक जो इसी के अंदर जो मुख्य पॉइंट है वो ये है, शुरू में मैं शुरुआती दौर में मैं समझा देता हूँ आपको ताकि आपको बाद में उस पर बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। एक शब्द होता है शीर्ष रेखा, शीर्ष रेखा नाम सुना होगा आपने, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं शिरोरेखा, शिरोरेखा, ठीक है। क्या चीज़ होती है ये शीर्ष रेखा का प्रयोग? मैं कहता हूं कि आपको अनिवार्य रूप से करना है। बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है कि वे शब्द तो लिखते हैं परंतु उन पर शिरोरेखा नहीं लगाते, जिससे शब्द का सौंदर्य बाधित होता है।
शिरोरेखा को आप ऐसे ही समझे जैसे आपके सुंदर घर की सुंदर छत। कल्पना कीजिए, ठीक है, कल्पना कीजिए कि आप उस घर की कल्पना करो कि जिसकी दीवारें तो हैं किंतु छत नहीं है। मान लीजिए सपोज करो जी, मतलब ये दीवार है उसकी, ठीक है, आगे भी दीवार है, दरवाज़ा भी बना हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, खिड़कियाँ वगैरह सब कुछ हैं, ठीक है, लेकिन उसमें उस घर में जो है छत नहीं है, तो कितना बेढंगा सा लगेगा। ठीक है, तो समझने की बात क्या है कि इसके अंदर अगर मैं इसकी छत लगा दूं, जैसे ये मैंने इसके ऊपर छत लगा दी, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये देखने में सुंदर लगेगा और सही तरह से इसकी खूबसूरती जो है बढ़ जाएगी। ये तो एक ड्राइंग हुई, उसी प्रकार से शब्द भी होते हैं, ठीक है। अब एक सुंदर सा घर बन गया, लेकिन जहाँ हमने आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे, जैसे कि मैंने बताया भी, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, क्या लिखूँगा वाक्य कि रमेश किताब पढ़कर कहीं चला गया। एक सेंटेंस ये है, ठीक है। उसी प्रकार से इसको मैं अब दूसरे ढंग से लिखता हूँ कि रमेश किताब पढ़कर कहीं चला गया, कहीं चला गया, ठीक है। दोनों आप देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला किस तरह से लिखा हुआ है और नीचे वाला वाक्य किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ये जो लाइन है, जो किताब के ऊपर जो सीधी रेखा जो खींची हुई है, शब्द के ऊपर जो सीधी रेखा खींची जाती है, उसको ही हम शिरोरेखा कहते हैं, ठीक है। वही होती है शीर्ष रेखा, उसी को शिरोरेखा कहते हैं। तो याद रखिए, ठीक है, कि शिरोरेखा आपको लगाना ही है, जरूर लगाना है, बिना उसके आपका काम नहीं चलेगा, आपकी हैंडराइटिंग नहीं सुधरेगी, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट हुआ हमारा चौथा। तो चलिए, अब आता है पॉइंट नंबर 5, ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब होता है, इस पॉइंट का नाम है स्पेसिंग, ठीक है। स्पेसिंग, स्पेसिंग मतलब दूरी, मतलब हस्तलेख को सुंदर बनाने के लिए स्पेसिंग को हम अवॉइड नहीं कर सकते। अर्थात अक्षरों और शब्दों के बीच, यानी दो अक्षरों और दो शब्दों के बीच जो दूरी हो वो समान होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको अभी इससे पहले लिखा था उसका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि ये जैसे हमने देख रहे हैं कि अक्षरों और शब्दों के बीच में, ये जैसे रमेश लिखा है, किताब लिखा है या पढ़कर लिखा है, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी जो है, ये जो डिस्टेंस आप देखते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ये प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। दोनों के बीच में दूरी जो है, शब्दों के बीच में दूरी बराबर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है, शब्द बहुत दूर दूर ना हो, बहुत पास पास ना हो, और ना ही शब्द ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े हो रहे हैं, वो भी गलत होगा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप स्कूल की असेंबली में अपनी कक्षा की पंक्ति में खड़े हुए हैं, वो बड़ी अच्छी लाइन लगती है ना, जिससे जो बच्चे बहुत दूर नहीं खड़े होते, बहुत पास नहीं खड़े होते, एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के खड़े होते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो ये स्पेसिंग होगी शब्दों की, वो स्पेसिंग जो है वो कंसिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, वो बेढंगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अक्षर या शब्द, ठीक है, बराबर बराबर समान दूरी में होने चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा स्पेसिंग। चलिए, स्पेसिंग के बाद अब जो नया पॉइंट होता है नंबर 6, ये होगा आपका प्रेशर, ठीक है, PRESSURE, ठीक है। प्रेशर मीन्स दबाव, दबाव। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे लिखते समय बहुत दबाव डालते हैं, बहुत ज़ोर से लिखते हैं,
ऐसा लगता है कि कोई जज किसी किसी को मृत्युदंड देने का फरमान लिखते हुए कलम तोड़ देता है। वैसा ही कुछ उस बच्चे ज़ोर ज़ोर से गड़ा गड़ा कर लिखने का प्रयास करते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि बेटा कि पेज के चिथड़े उड़ जाएंगे, या उसका प्रिंट आउट पिछले कई पेजों पर जो है या अगले पेज पर निकल आएगा। तो ऐसा नहीं करना है। ज़्यादा जोर लगाकर या प्रेशर के साथ आपको नहीं लिखना है। आराम से लिखो। ज़्यादा जोर से लिखोगे तो उंगलियां थक जाएंगी, और जब उंगलियां थक गई तो आप परीक्षा में पूरे पेपर नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब कल्पना करो कि एक तो आप गड़ा गड़ा कर जोर जोर से लिखते हो, उस पर आपने पेन भी ऐसा चुन लिया जो लैंडिंग करते ही स्याही छोड़ता है। तो ये तो वही बात हो जाएगी कि एक तो कोड, उस पर खाज यानी खुजली। तो इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आपको नहीं लिखना है। ठीक। तो चलिए लास्ट और फाइनल जो पॉइंट इसका आता है नंबर 7, वो आता है स्लांट। SLANTS, स्लांट्स। ठीक है। स्लांट्स का मतलब होता है शब्दों का झुकाव। यहाँ पे लिखूं मैं शब्दों का झुकाव। ठीक है। आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। कुछ तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग लेफ़्ट साइड की ओर शब्दों को झुका के लिखते हैं, तो कुछ लोग जो राइट साइड की तरफ शब्दों को झुका के लिखते हैं, कोई बिल्कुल स्ट्रेट लिखता है। ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिखने का सबका अपना अपना स्टाइल होता है। ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि आपका स्लांट मतलब जो शब्द का झुकाव है, ठीक है, वो शब्द का झुकाव स्थिर रहना चाहिए, मतलब एक जैसा रहे। बहुत ज़्यादा छोटा ना लिखें आप। ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटा जैसे कि लिख दिया रमेश, या बहुत ज़्यादा बड़ा आप नहीं लिखें। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। मतलब अगर लिखना है तो बहुत मतलब बराबर हो, मतलब दोनों में संतुलन होना चाहिए। ठीक है। रमेश अच्छा लड़का है, तो ये दो शब्द हैं, इनमें संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, मीन्स बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और साथ में जो गैप जो है ये दो शब्दों के बीच में जितना गैप होगा वही गैप तीसरे शब्दों के अंदर भी होना चाहिए। तो संतुलन बना के लिखेंगे, ठीक है, तो आप अच्छी तरह से अपनी हैंडराइटिंग को सुधार पाएंगे। ठीक है। तो इसमें मैं कुछ आप चित्र भी देखेंगे, सामने स्क्रीन के ऊपर चित्र भी दिखाई दे रहे हैं आपको कि कैसे बच्चे लिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये 7 पॉइंट होते हैं अच्छी हैंडराइटिंग के। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पहले मैंने आपको बताया कि सीटिंग पोजीशन आपकी ठीक होनी चाहिए, आपकी पेपर पोजीशन ठीक होनी चाहिए, आपकी ग्रिप जो है, पेन को पकड़ने की ग्रिप जो है वो ठीक होनी चाहिए। ये जो 3 पॉइंट हैं, सीटिंग, पेपर और ग्रिप, ये होती है आपके लिखने से पहले की स्थिति, जो आपको तैयारी एक तरह से मानसिक रूप से कर लेनी चाहिए कि आपको पेपर बैठने की पोजीशन ठीक हो, आप पेपर को थोड़ा सा तिरछा कर लें, थोड़ा झुका लें। ठीक है। उसके साथ पेन को सही ग्रिप करें, उसके बाद लिखें। उसके बाद फिर आप अक्षर या शब्द जैसे लिखेंगे तो ये ध्यान रखें कि समान होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, एक दूसरे पर गिरे पड़े नहीं होने चाहिए। फिर साथ ही साथ उसकी जो स्पेसिंग है, दो शब्दों के बीच में जो दूरी है, वो दूरी समान होनी चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा दूरी ना हो, बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा दबा करके मत लिखिए, आराम से लिखिए। ठीक है। पेन को अच्छी तरह से पकड़ के लिखिए। ज़्यादा दबा के लिखेंगे पीछे छप जाएगा, हो सकता है स्याही छोटी हो पेन, तो उससे क्या नुकसान होगा कि आप जो है पीछे का जो लिखा था वो सब खराब हो जाएगा। कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है, मैथ्स के कुछ पॉइंट जो है वो चले जाते हैं। और लास्ट में जो फाइनल पॉइंट था हमारा स्लांट्स, तो शब्दों का झुकाव जो है वो एक तरफ नहीं। अगर राइट साइड की तरफ लिख रहे हैं तो सारे शब्द राइट साइड की तरफ लिखने चाहिए, लेफ्ट साइड की तरफ लिख रहे हैं तो सारे शब्द लेफ्ट साइड की तरफ लिखने चाहिए। लिखने का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से इधर लिखना शुरू कर देंगे आप, मतलब शब्द को कोई इस तरह से गिरा करके लिखता है, कुछ शब्द को राइट हैंड की तरफ गिरा के लिखता है, आदत होती है कई बच्चों की। कुछ बिल्कुल सीधे सीधे लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है। ठीक है। तो वो सब एक संतुलन के साथ आप लिखें, बहुत ज़्यादा छोटा ना हो, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, आपकी हैंडराइटिंग 100% ठीक होगी। तो चलिए, ये जो बिंदु, ये जो पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाए हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे और अपने लेखन में सुधार करेंगे
और इसके साथ साथ ही आप परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और अपने पेरेंट्स और अपने खुद के लिए अच्छी प्रतिशत जो मार्क्स जो परसेंटेज आपने निश्चित की है उन प्रतिशत तक आप पहुंचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहूँगा, फिर कहूँगा कि आपकी हैंडराइटिंग का असर जो है साइकोलॉजिकली परीक्षक के मन मस्तिष्क पे पड़ता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अपनी हैंडराइटिंग के माध्यम से खुश रखना चाहते हैं, उसको प्रसन्न रखना चाहते हैं और अपने मन माफिक अंक प्राप्त करना चाहते हैं, या उसको दुखी, ठीक है, या खिन्न करके जो है अपना सत्यानाश कराना चाहते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे आपका हस्तलेख अच्छा होगा, आपके पॉइंट्स, आपके मार्क्स जो हैं वो आपके बढ़ेंगे। और याद रखो, गलतियां दूर करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। हर समय सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं है, सीखने का कोई समय ही नहीं है, हमेशा कभी भी सीखा जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे, फिर कहता हूँ ये डिपेंड करेगा आपकी हैंडराइटिंग पे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।